नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। आज का हमारा वीडियो होने वाला है द्विपद प्रमेय पे। द्विपद प्रमेय मतलब बाइनोमियल थ्योरम पे आज का वीडियो होने वाला है। बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही आसान टॉपिक होने वाला है, जिस पे हमें कुछ बेसिक चीज़ें भी अगर ध्यान में हो तो आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं और अच्छे सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो द्विपद प्रमेय शुरू करें उसे हमें कुछ पहले बेसिक देख लेते हैं। एक देखते हैं एनसीआर। एनसीआर हमारा क्या होता है? एनसीआर मतलब हो गया कि एन में से हर वस्तु चुनने के तरीके। ये हम क्रमचय संचय में देखते हैं कि एनसीआर हमें क्या बताता है कि एन वस्तुएं कुल वस्तुएं, उनमें से आपको अगर आर वस्तुएं उसमें से सिलेक्ट करनी है तो कितने तरीके होंगे? एनसीआर। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि एन में से एन माइनस आर वस्तु नहीं चुनने के तरीके। क्यों? क्योंकि अगर एन में से ये टोटल वस्तुएं एन है, इनमें से हमने आर वस्तुएं चूज की तो पीछे कितनी बचेगी? एन माइनस आर, जो कि नहीं चूज की गई। तो हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि एन माइनस आर नहीं चुनने के तरीके, और या फिर आर वस्तु चुनने के तरीके। जब भी हम एनसीआर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि एन हमेशा क्या होती है? एक प्राकृत संख्या होती है। कभी भी 1/2C1 नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे एन जो यूज हो रहा है वो हमेशा प्राकृत संख्या होगी, और आर है ये पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या का मतलब आर 0 वैल्यू ले सकता है लेकिन एन 0 वैल्यू नहीं ले सकता। और आर जो होगा हमारा हमेशा किससे छोटा होगा? एन से छोटा होगा। और जीरो, तो कुल मिला के हम क्या बोल सकते हैं कि आर 0 से लेके एन के बीच में हो सकता। जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ जाए इसकी वैल्यू निकालने की तो एन सी आर बराबर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस। सबसे पहले ऊपर इसका फैक्टोरियल, नीचे आर का फैक्टोरियल, इनटू इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। ठीक है, और फैक्टोरियल हमें ऑलरेडी पता है। फैक्टोरियल एन का मतलब है 1 से लेके एन तक की प्राकृत संख्याओं का गुणनफल है ना? ये हो गया। अब हम देखते हैं, जैसे एन सी आर हो गया, इसी प्रकार अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े एन सी एन माइनस आर को देखते हैं। ये क्या हो जाएगा? इसका फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई इसका फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन माइनस आर। नीचे क्या आएगा? ये माइनस ये एन माइनस आर। इसको अगर हम सोल्व करें तो ऊपर तो फैक्टोरियल एन आ गया, नीचे फैक्टोरियल एन माइनस आर आ गया। ये हमारा क्या बचेगा? फैक्टोरियल आर। अगर ध्यान से देखें तो हमारा क्या आ गया? वापिस एन सी आर आ गया। इसका मतलब एन सी आर किसके बराबर होता है? एन सी एन माइनस आर के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें दे दिया जाए कभी एन सी ए बराबर है किसके? एन सी बी के, तो एक तो यहाँ से हम दो डायरेक्ट तुलना करके बोल सकते हैं कि ए बराबर बी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि एक एन सी बी को हम कन्वर्ट कर लें इस फॉर्मूले से, किसमें? एन सी एन माइनस बी में। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? एन माइनस बी। इसको सोल्व करेंगे तो ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। इसका मतलब कभी भी एन सी ए बराबर एन सी बी दिया गया हो तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ए बराबर बी है या ए प्लस बी बराबर एन है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीज़ें हम देख रहे हैं। अब हम कुछ एनसीआर की और प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो हमारे जनरली आगे चल के बाइनोमियल थ्योरम में बहुत काम आने वाली है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम पे हम इसके बाद मूव करेंगे। ठीक है, अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एक फैक्टोरियल एन है ना। फैक्टोरियल एन हमारा क्या था? 1 से लेके एन तक की प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, या फिर हम बोल दें एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ऐसे लेके 3 2 1, यही है। अब देखो, अगर हम एन को बाहर निकाल लें, इस ये इतना क्या है हमारा? 1 से लेके एन माइनस वन तक की प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल एन माइनस वन। फैक्टोरियल एन को क्या लिख सकते हैं? एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन। का मतलब इस संख्या को जैसे ही बाहर निकालेंगे अंदर इसका क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इसको दोबारा निकाला तो अंदर क्या बचेगा? फैक्टोरियल एन माइनस टू बचेगा। इसका हम यूज करके एन सी आर को, एक यहाँ से हम एन सी आर की एक प्रॉपर्टी निकालते हैं। एन सी आर हमारा क्या था? फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसको क्या लिख दे सकते हैं? फैक्टोरियल एन इंटू सॉरी एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन। ये हो जाएगा आर इंटू आर माइनस वन। अब देखो, एन माइनस आर को क्या हम लिख सकते हैं? एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वन माइनस हुआ है तो यहाँ पे वन प्लस हो गया है ना।
और ये ओवरऑल फिर फाइनली क्या है, अभी भी n माइनस आर ही है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो n बटा आर को अगर हम अलग रख लें तो हमारे पास क्या बचेगा, n माइनस वन आर माइनस वन, और ये क्या आ गया फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस आर। तो अगर हम एनसीआर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें तो ये हमारा इतना क्या बन गया, n माइनस वन सी आर माइनस। तो यहाँ से हमारा क्या आ गई, पहली प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि एन सी आर बराबर क्या होता है, एन बटा आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, यहाँ से n क्या हुआ नीचे आया तो यहाँ पे क्या बचा, n माइनस वन बचा। यहाँ से जैसे ही r बाहर आया यहाँ क्या बचा, r माइनस वन। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा काम हमारे आने वाली है। ठीक है, एन सी आर बराबर n बटा आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना कि इसका एक नोटेशन होता है, जैसे एनसीआर लिख रहे हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक छोटे ब्रैकेट के अंदर एनआर लिख दिया तो इसका मतलब यही है कि ये एनसीआर है और ये फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, एक नोटेशन है इसको दर्शाने का, और कुछ नहीं है। तो इस अगर क्वेश्चन में कभी ये दे दिया जाए तो हमें इसमें कन्फ्यूजन नहीं होने। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। अगला देखो, अगली प्रॉपर्टी क्या है कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन आ जाए तो ये हो जाएगा आपका एन प्लस वन सी आर होता है। ये हम डायरेक्ट याद रखेंगे। इसमें देखो याद रखने से पहले हम कभी भी इन प्रॉपर्टी को आप याद रखो तो उससे पहले अपना माइंड सेट अच्छे से बना लेना चाहिए ताकि हमारे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। इधर हम दो दो चीज़ों का योग कर रहे हैं, तो योग कर रहे हैं उनमें क्या है, एन से पहली चीज़ तो एन सेम होनी चाहिए और वो आगे जाके क्या बनेगी, एन प्लस वन बनेगी। अगर हम नीचे देखें तो एक में आर है एक में आर माइनस वन है, मतलब इनका अंतर जो है वो क्या है, वन है, और इनमें से जो भी बड़ा है वो आगे क्या है यहाँ पे। तो हमें दो चीज़ याद रखनी है इसमें कि जिनका सम कर रहे हैं उनमें एन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दोनों में आर में क्या डिफरेंस होना चाहिए, वन होना चाहिए, और इनमें से जो बड़ा होगा वो आगे जाएगा और एन है वो आगे जाके क्या बन जाएगा, एन प्लस वन बन जाएगा। तो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन बराबर क्या बन जाएगा, एन प्लस वन सी आर। इसी प्रकार अगर होता है एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर माइनस टू, तो ऊपर तो एन दोनों सेम है तो एन का तो क्या बन जाएगा, एन प्लस वन बन जाएगा। यहाँ पे अंतर एक है लेकिन इस बार आर ना होके बड़ा कौन है, आर माइनस वन, तो यहाँ पे क्या शिफ्ट होगा, आर माइनस वन शिफ्ट। इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। बेसिक आपको जो जैसे आपका माइंड सेट हो सके वैसे अपने हिसाब से अपने रूल बना लेने, ताकि जब हम इसको अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे देखने में, अब देखने में ये बहुत आसान लगेगा कि हाँ ये है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिखेगा एग्जैक्ट, है ना। ये हो गया दूसरी प्रॉपर्टी। इससे पहले हमने क्या देखा था कि एन सी आर बराबर क्या होता है, बटा आर इंटू एन माइनस वन सी। ठीक है, अभी एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी और है कि एन सी आर तो डिवाइड में आ जाए क्या, एन सी आर माइनस वन। ठीक है, तो हमें याद रखना है यहाँ पे तो दोनों क्या थे प्लस में, इस बार कौन है दोनों डिवाइड में, डिवाइड में। तो इसका आंसर देखो, इसको सोल्व करेंगे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके, वैसे लिख के कैलकुलेट करेंगे हम, डायरेक्ट इसका आंसर याद रखेंगे एन माइनस ब्रैकेट में आर माइनस वन डिवाइडेड बाई आर। सबसे पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करने से हमें देखना है कि दोनों में एन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आर में अंतर क्या होना चाहिए, वही वाला वन होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे याद रखना है कि इनमें से आर और आर माइनस वन, इनमें से जो भी बड़ा है ना उसको उठाना है और कहाँ भेजना है, अपोजिट में भेजना है। अगर ये इधर अंश में है तो इधर कहाँ जाएगा, हर में जाएगा। फिर यहाँ से तो सिर्फ आर आ गया, अब नीचे वाले पे आ जाओ, यहाँ से क्या उठाना है, इन दोनों का डिफरेंस इधर भेज देना है ना। तो हमने क्या किया, एन सी आर यहाँ से तो इधर ले गए आर, डिवाइडेड में क्या था एन सी आर माइनस वन, तो इनका क्या ले गए डिफरेंस, वो ले गए हम ऊपर। पहली बात तो दोनों चीज़ें कहाँ जाएंगी, क्रॉस जाएंगी, जिसमें आर बड़ा है वहाँ से तो आर जाएगा, दूसरे से दोनों का डिफरेंस। यहीं पे अगर ये चीज़ ऐसे ना दे के हमें दे दी जाती कि एन सी आर माइनस वन डिवाइडेड बाई एन सी आर होता, तो क्या करते हैं हम, इनमें से बड़ा कौन है, आर, तो आर यहाँ पे हर में है तो उधर कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा।
दूसरे में क्या लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है और जाएगा कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस आर वन हो जाएगा। तो ये हमारे एनसीआर की प्रॉपर्टी हो गई। कौन कौन सी हो गई, एनसीआर बराबर क्या होता है, एनसीआर माइनस वन होता है। एनसीआर बराबर एन बटा आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन होता है। इसके अलावा हमने क्या देखा, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, एन प्लस वन सी आर। इसी प्रकार अगर ये दोनों हुए किस में, डिवाइड में, तो क्या होगा, बड़े वाले से तो आर चला जाएगा, छोटे वालों से दोनों का डिफरेंस चला जाएगा और कहाँ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। सबसे पहले हमें इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है, हमें याद रखना है कि ये चीज़ें कब अप्लाई होंगी, जब एन सेम हो और आर में अंतर क्या हो, एक हो। ठीक है, दोनों या तो प्लस में आ जाए या फिर डिवाइड में आ जाए, तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते। ठीक है, अब चलते हैं फाइनली हमारे टॉपिक पे, किस पे, बाइनोमियल थ्योरम पे। बाइनोमियल मतलब द्विपद। तो सबसे पहले यहाँ से हमें पता चल गया कि क्या होंगे, दो पद होंगे, जैसे a प्लस बी एक्स प्लस वाई, है ना, एक्स प्लस एक बटा एक्स, ये सारे के दो पद हैं इनमें, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, द्विपद व्यंजक बोलते हैं। अगर कभी भी द्विपद व्यंजक की पावर आ गई n, तो इसका अगर हमने प्रसार कर दिया तो यह क्या कहलाती है, हमारी द्विपद प्रमेय कहलाती है। ठीक है, द्विपद प्रमेय में अगर x प्लस वाई की पावर n है, ठीक है, इस पे हमारे क्या कंडीशन है कि x और y आपकी क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, और n आपकी क्या होनी चाहिए, प्रीमेय संख्या होनी चाहिए। इसके मतलब n आपकी प्रीमेय नहीं हो सकती, है प्रीमेय जैसे ई हो गया, पाई हो गया, रूट में कुछ हो गया, तो ये सारे नहीं हो सकती। जैसे अगर a प्लस एक्स की पावर √5 दे दी, तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लीकेबल होने के लिए हमारे पास क्या है कि जो द्विपद में जो दो पद हैं वो हमारी क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और जो घात है वो आपकी क्या होनी चाहिए, प्रीमेय संख्या होनी चाहिए। अब प्रीमेय में भी अगर n हो गया आपका क्या, प्राकृत संख्या, अगर n होगी आपकी नेचुरल संख्या, इस केस में जो प्रसार होगा वो हमें डायरेक्ट क्या रखना है, याद रखना है, और उसी पे हमारा पूरा टॉपिक अब चलने वाला। तो हम ले लेते हैं, दो पद ले लेते हैं a और x, जहाँ पे a हमारी क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, और जो कि हमारा क्या है, कांस्टेंट भी है, और x आपका क्या है, चर है, चर बोले तो वेरिएबल। ठीक है, और इसकी पावर अगर n है, जहाँ पे n हमारी क्या है, प्राकृत संख्या है, तो ये कैसे खुलेगा, NC0 a की पावर n x की पावर 0। तो देखो NC0 से शुरू करना है, अब हम NC1 NC2 बढ़ाते जाएंगे, a की पावर हाईएस्ट लेनी है n, ये घटती जाएगी, x की पावर 0 मिनिमम लेनी है और ये बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आगे जाएंगे x की घात बढ़ती जाएगी, a की पावर घटती जाएगी। जैसे ही NC1 हुआ, a की पावर 1 कम हो जाएगी, x की पावर, जैसे ही NC2 हुआ, a की पावर अगेन कम हो जाएगी और x की पावर। तो ये हमारा ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में NCn तक जाएगा, जहाँ जाके a की पावर 0 हो जाएगी और x की पावर n हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, द्विपद प्रसार है, किसका, a प्लस एक्स की पावर n का। कब, जब n हमारी क्या है, प्राकृत संख्या है, और x और y, a और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और x हमारा क्या है। ठीक है, अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो NCR में यहाँ पे जो है वही कहाँ जा रहा है, आपका x की पावर में जा रहा है, यहाँ पे 1, तो x की पावर भी 1 है, NC2 तो x की पावर भी 2। ठीक है, तो यहाँ से एक तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका व्यापक पद लिख सकते हैं, जो कि हमारे बहुत काम आने वाला है। तो TR+1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो R+1 क्यों लिया, क्योंकि पहले पद में यहाँ पे 0, दूसरे पद में 1, तीसरे पद में 3, यानी जितना पद उससे कम क्या आएगी, C के यहाँ पे आए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे n हमेशा क्या है, फिक्स है, NCR में हमेशा n यहाँ फिक्स रहने वाला है। यहाँ पे क्या आएगा, जितना पद उससे एक कम, क्यों, क्योंकि पहले पद में यहाँ पे 0, दूसरे में 1, तीसरे में 3, तो R+1 पद में R। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, एक a आएगा और a x आएगा, जितना यहाँ पे उतना ही x की पावर में, तो यहाँ पे r, तो x की पावर में r, और बची हुई पावर कहाँ जाएगी, n-r कहाँ चली जाएगी, a की पावर में।
तो ये हमारा व्यापक पद है द्विपद प्रसार का। r+1 पद निकालना है तो NCR a की पावर -r x की पावर r। यहाँ पे जितने वो x की पावर में जाएगा और इन दोनों की घात का सम हमेशा क्या रहने वाला है, n रहने वाला है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और दूसरा, अगर हम इसको जरूरत पड़ी तो हम समेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। समेशन में कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, यही व्यापक पद जो निकाला है वो उठा के डाल देना है और r की वैल्यू ले लेनी है। अब देखो r की वैल्यू पहले पद में क्या है, NC0, तो r बराबर क्या है 0। लास्ट पद क्या है NCN, तो r बराबर क्या है 10। तो ये हमने किस फॉर्म में लिख दिया, समेशन की फॉर्म में लिख दिया, जिसमें ये हमारा क्या है, व्यापक पद है। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से n तक जा रही है। अब अगर हम इसमें बात करें क्या, पदों की संख्या की, तो हमने देखा था पहले पद में क्या x की पावर 0, लास्ट पद में क्या x की पावर n। तो पावर कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से n तक। अगर 1 से n तक जा रही होती तो कितना होता n, तो 0 से n तक जा रही है तो n प्लस a प्लस x की पावर n में पदों की संख्या क्या रहने वाली है, n+1 रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा जो हमने देखा था TR+1 बराबर NCR a की पावर -r और x की पावर r। यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, a को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, x को वेरिएबल लेके चल रहे हैं और n हमारा कोई प्राकर संख्या है। इस केस में जो NCR है वो हमारा क्या है, इस द्विपद प्रसार का क्या कहलाता है, द्विपद गुणांक कहलाता है। ठीक है, जब द्विपद गुणांक की बात हो तो सिर्फ NCR को लेना है। इसी प्रकार अगर हमने इसके साथ ले लिया किसको, a की पावर n-r को, तो ये क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है, लेकिन किसका, x की पावर r का। ठीक है, सिर्फ गुणांक की बात करें तो कांस्टेंट को शामिल करना है और द्विपद गुणांक की बात करें तो सिर्फ NCR वाला पद ही लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, हम डायरेक्ट याद रख लेते हैं कि a प्लस एक्स की पावर n में जो हमने TR+1 पद निकाला था, ये हमारा क्या है, R+1 पद है, लेकिन कहाँ से, प्रारंभ से है। इसी में अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए कि इसमें पद निकालो, ठीक है, आर्थ पद निकालो, लेकिन कहाँ से, अंत से, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हम अभी a+x का जो प्रसार कर रहे थे, a+x को x+a भी लिख सकते हैं। अब हम इसका प्रसार कर देंगे। अब हुआ क्या, a की जगह x आ गया, x की जगह a आ गया, तो इसका व्यापक पद क्या हो जाएगा, जैसे यार इसको TR+1 डैश बोले तो NCR में तो कोई चेंज होगा नहीं, वहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा, अब x आ जाएगा। पावर कितनी थी, n-r थी, और वह इंटू क्या था, x की पावर r, तो x की जगह क्या आ जाएगा, a। जब भी हमें बोल दे कि अंत से निकालो तो हमें क्या करना है, इनको आगे पीछे करके सेम प्रसार का पद निकालना है, वही पद, और हम क्या ले लेंगे, प्रारंभ से ले लेंगे, और जो कि सेम ही निकल के आएगा, जिसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो कभी भी हमें पूछ लिया जाए कि a प्लस एक्स की पावर n में प्रारंभ से आर्थ पद पूछ ले तो वो बराबर होगा कि इसमें अंत से, प्रारंभ से तो हमें पता ही है अंत से आर्थ पद पूछ ले तो हम x+a की पावर n में प्रारंभ से आर्थ पद निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। प्रारंभ और अंत में जब भी आ जाए तो हम a+x की जगह क्या कर देंगे, x+a ही ले लेंगे, सेम ही पद निकालेंगे, बस वो जो इसमें जो अंत से होगा वो इसमें प्रारंभ से होगा। ठीक है, अभी अब देखते हैं a+x की पावर n बराबर हमारा क्या था, NC0 a की पावर n, NC1 a की पावर n-1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू a की पावर n-2 x², ऐसे चलता जाएगा, और NCn a की पावर 0 x की पावर n। अगर हमने इसमें रख दिया a बराबर 1 और x बराबर, जैसे ही 1 रखेंगे इधर बन जाएगा 2 की पावर n, ये सारे पद क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे सारे। क्या क्या बचेगा, सिर्फ NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC,
तो कभी भी हमें प्रसार में पूछ लिया जाए कि उसके द्विपद गुणांकों का क्या निकालो योग, ये क्या निकल के आ गया, द्विपद गुणांकों का योग निकल के आ गया। तो उसमें हमें क्या करना है, अगर वो a प्लस एक्स की पावर n की फॉर्म में है तो a और x को क्या रख देना है, 1 रख देना है। जैसे ही 1 रखेंगे इधर ये सारे खत्म हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेंगे, द्विपद गुणांक, और ये क्या निकल के आ जाएगा, योग निकल के। इसी प्रकार अगर हमने रख दिया a बराबर 1 और x बराबर -1, अगर तो इधर तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, NC1। लेकिन जहाँ जहाँ x की पावर ओड है वहाँ वहाँ क्या आएगा, साथ में माइनस आएगा, तो प्लस फिर क्या आएगा, माइनस फिर प्लस, फिर ऐसे चलता जाएगा। लास्ट पद में क्या आ जाएगा, -1 की पावर n इंटू NC। क्यों, क्योंकि x की पावर n है, यहाँ पे क्या रखेंगे, x बराबर -1, तो -1 की पावर n साथ में। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो क्या होगा, विषम वाले सारे कट जाएंगे, ओड वाले जुड़ के डबल हो जाएंगे, तो सॉरी सम वाले सारे डबल हो जाएंगे, NC0 NC2 NC4 ये सारे डबल हो जाएंगे, विषम वाले सारे कट। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, इन सब का क्या हो जाएगा, ये दो उधर जाके पावर क्या कर देगा, ये कम कर देगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, अगर ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हम प्लस वाले एक तरफ कर दें और माइनस वाले एक तरफ कर दें, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सम वालों का योग बराबर हो जाएगा किसके, विषम वालों के योग के, और जो कि क्या होने वाला है, 2 की पावर n-1, कहाँ से किया। तो ये हमने क्या देखा, द्विपद गुणांकों का योग देखा। निकालने के लिए क्या करेंगे, a बराबर 1 x बराबर 1 रख देंगे। 3 हमने देखे क्या, 3 हमारे क्या है, रिजल्ट निकल के आए, एक आया सभी गुणांकों का योग आया, जो कि हमारा क्या निकल के आया, 2 की पावर n। दूसरा हमारा क्या है कि सम वाले गुणांकों का योग, और किसके बराबर होगा, विषम वाले के गुणांकों के योग के बराबर, और कितना होगा, 2 की पावर n-1। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट अपना लेते हैं द्विपद प्रमेय में, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम क्या, मध्य पद। अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि द्विपद प्रमेय में कितने पदों का प्रसार होगा, 2 पदों का प्रसार होगा, घात क्या होनी चाहिए, प्रीमेय होनी चाहिए। उसमें भी हमने प्राकर संख्या वाले का प्रसार देख लिया जो हमें याद होना चाहिए, जिसमें हमने व्यापक पद देख लिया, a की पावर n-r इंटू एक्स। इससे हमें एक चीज याद रखनी है कि जिसकी घात r है वो हमारा क्या होने वाला है, x होने वाला है। ठीक है, और हमने क्या देखा था, समेशन में भी देखा था, NCR a की पावर n-r इंटू एक्स की पावर r बराबर 0 से लेके n तक, ये किसके बराबर होगा, a प्लस एक्स की पावर n के बराबर होगा। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि r कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, 0 से n तक जाना चाहिए, 3 पद होने चाहिए, क्या, एक NCR होना चाहिए, दूसरा a की पावर n-r होना चाहिए, और तीसरा x की पावर r होना चाहिए। जिसकी घात r होगी उसको हम x लेंगे, दूसरे को a ले लेंगे। अगर कोई पद मिस है तो उसका मतलब वो क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। क्यों, क्योंकि 1 की घात कुछ भी हो वो किसके बराबर आने वाला है, 1 के बराबर आने वाला है। ये चीज़ें आगे चल के हम दोबारा भी देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमने किसी भी द्विपद व्यंजक का प्रसार किया था जिसमें हमारे क्या पद निकल के आ गए थे, n+1 पद। अब इसमें से हम देखते हैं कि जब अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए किसकी, मध्य पद निकालने की, तो ये किस पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास होती 4 संख्याएँ या 6 संख्याएँ ले लो, ठीक है, ये, और एक तरफ होती है हमारे साथ 3 संख्याएँ। 3 के केस में हमें पता है मिडल पद हो गया ये दूसरा, लेकिन 6 के केस में क्या होगा, मिडल पद एक नहीं होके कौन होंगे, 2 होंगे। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, पदों की संख्या पे। अगर पदों की संख्या क्या है, सम है, तो पद मिडल पद कितने होंगे, 2। पदों की संख्या क्या है, विषम है, तो मध्य पद कौन आएगा, 1, है ना। ठीक है, तो
तो इसका मतलब हमारा डिपेंड करेगा पदों की संख्या पे। पदों की संख्या किस पे डिपेंड करेगी? n पे। हमें पता है n अगर पावर n है तो पद कितने होने वाले हैं? n+1। इसका मतलब n अगर सम है, n+1 क्या होगा? विषम होगा। और हमारा मध्य पद कितना होगा? 1 होगा। इसी प्रकार n अगर हुआ विषम तो हमारा क्या होगी? पदों की संख्या n+1 है, जो कि क्या होने वाली है? सम होने वाली है। तो कितने मध्य पद होंगे? 2 मध्य पद होंगे। तो सम के केस में अगर n हुआ हमारा सम, तो हमें पता है सम 2 से डिवाइड हो जाएगा, मध्य पद क्या हो जाएगा? n/2 प्लस। अगर n हुआ आपका क्या? विषम, तो 2 मध्य पद आएंगे, एक n+1/2 और दूसरा n+1/2 प्लस 1। कैसे याद रखना है? हर जगह क्या होगा? n क्या होगा? डिवाइड होगा किससे? 2 से। 2 से क्यों डिवाइड होगा? क्यों? क्योंकि हम मध्य पद निकाल रहे हैं। आधे पद इधर, आधे पद इधर, बीच में जो बचेगा वो मध्य पद। तो यहाँ पे n क्या है? सम, तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा n/2, है ना। क्योंकि फाइनली हमें आंसर तो क्या चाहिए? इंटीजर ही चाहिए, पदों की संख्या है। कोई पद ही आने वाला है, दूसरा, पांचवा, आठवां हमेशा क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। तो पूर्णांक कब आएगा? जब n/2 पूर्णांक हो। तो n/2 पूर्णांक कब होगा? जब n सम हो। याद रखने के लिए, ठीक है। n अगर विषम हो गया तो n/2 क्या होगा? पूर्णांक नहीं होगा। तो हम पहले उसको क्या बनाएंगे? सम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? n+1 करके। अब n+1 क्या है? सम है, तो ये 2 से डिवाइड होने पे पूर्णांक देगा। तो ये हमें याद रखना है कि 2 से डिवाइड करना है। n अगर सम है तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे। n अगर विषम है तो उसमें +1 करके डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विषम को 2 से डिवाइड करने में पूर्णांक नहीं मिलेगा। तो n/2 +1 मध्य पद हो जाएगा। इसमें 2 मध्य पद होंगे, एक तो n+1/2 ही हो जाएगा और दूसरा n+1/2 +1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे मध्य पद निकालना। अब हम चलते हैं, अगर कभी हमें जरूरत पड़ जाए कुल पदों की संख्या, है ना, तो हमें a+x⁴n में तो हमने देख लिए कितने पदों की संख्या क्या रहने वाली है? +1। अगर एक्सप्रेशन इसकी फॉर्म में आ गया तो हम डायरेक्ट बोल देंगे। हमने ये कैसे निकाले थे? हमने निकाला था कि x⁴0 कहाँ से कहाँ तक जाएगी? x⁴1n तक जाएगी। और 0 से n बोले तो n+1 पद आए थे, है ना। या फिर हम बोल दें कि a का मतलब क्या होगा? a × x⁴0 और ये क्या है? x⁴n। तो हमारी क्या है? अंदर पद क्या है? x⁴0 और x⁴n। अगर इनकी घात n करेंगे तो x⁴0 x⁴n मैक्सिमम इतना ही मिलेगा, मिनिमम x⁴0 से x⁴n तक के x की टर्म मिलेंगी। तो 0 से n बोले तो n+1 पद आएंगे। यही देखे थे हमने। अब अगर हमें डायरेक्ट दे दिया जैसे 1 - x⁴15, तब तो हम डायरेक्ट बोल देंगे n = 15 पदों की संख्या आ जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर दे दिया होता 1 - 2x + x² 15, तो हम इसको डायरेक्ट 16 पद नहीं बोल सकते थे, है ना, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे? सबसे अगर हम अंदर वाले को देखें तो ये क्या है? x-1 का होल स्क्वायर है, पावर 15। तो x-1 की पावर क्या हो गई? 30। अब हमारा क्या हो जाएंगे? पदों की संख्या 31 हो जाएगी। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा, अगर ऐसे कन्वर्ट नहीं हो रहा हो तो अंदर वाले में क्या देखो? x की घात देखो। पहले पद में x की घात 0, दूसरे में x की घात 1, तीसरे में x की घात 2। अब ऊपर कितनी पावर है? तो 15 की पावर से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो हमारा क्या हुआ? x की पावर 0 से कहाँ तक जा रही है? मैक्सिमम 30 तक। तो 0 से 30 तक बोले तो पद कितने हो जाएंगे? 31। ठीक है, जैसे अगर हमें दे दिया होता x - 3x² + 4x³ की पावर, अब ये किसी का स्क्वायर क्यूब भी नहीं बन रहा है ना। तो हमें क्या देखेंगे? पहले पद में x⁴1, दूसरे में x⁴2, तीसरे में x⁴3। तो जैसे मैक्सिमम क्या होगा? x⁴15, पावर 15 खुलेगी तो x⁴1 मैक्सिमम x⁴15 तक जा सकती है, ये x⁴30 तक जा सकती है, ये 45 तक जा सकती है। तो पावर आपकी कहाँ से जा रही है? 15 से 45 तक जा रही है। तो क्या हो जाएगा? 45 - 15 + 1 कितने पद हो जाएंगे? 31 पद हो जाएंगे। ना कि डायरेक्ट 15 पावर है, ये 3 45 + 1 46 पद हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि x की पावर मिनिमम 0 ये देगा ही नहीं। ये शुरू ही कहाँ से करेगा? x⁴15 से शुरू करने वाला है। इसमें x⁴14, ये सारे पद कभी बनेंगे ही नहीं। ठीक है,
इसी प्रकार अगर हमें मिल जाता 1 + x² माइनस x⁴ बराबर 10, तो पहले पद में x⁴ 0, दूसरे में x⁴ 2, तीसरे में x⁴ 4। जैसी पावर 10 करेंगे तो 0, 20 और, लेकिन अब अगर हम देखें तो 0 से 40 आ रही है, तो कायदे से पद कितने हो जाने चाहिए? 41 पद। लेकिन 41 क्या है? इसका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखें तो ये 0, ये 20, ये 40, इसमें विषम पावर है ही नहीं, बीच में विषम वाली कोई भी पावर नहीं है। तो इसका एक तो तरीका क्या हो सकता है कि हम x² बराबर क्या ले लें? t ले लें। जैसे ही t लेंगे तो 1 + t माइनस t² की पावर क्या हो गया? 10। अब पहले पद में t की पावर 0, दूसरे में t की पावर 1, तीसरे में t की पावर 2। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, t की पावर 0, 10, 20। अब ये पावर कहाँ से कहाँ जा रही है? 0 से 20 तक जा रही है ना? 0 से 20 तक जा रही है, तो कितने पद हो जाएंगे? 21 पद हो जाएंगे। अब इसमें बीच में विषम वाले भी आएंगे, t की पावर 1 भी आएगा, है ना? t की पावर 2 और कहीं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो t की पावर 3 भी बनेगा, सारे बन जाएंगे। यहाँ पे कभी भी विषम वाले पद नहीं बनते, है ना? क्योंकि सारे क्या हैं? सम वाले पद हैं, बीच में विषम वाले पद मिस होते हैं। जबकि हम तो 0 से 40 में अब 39, 25 सारे विषम वाले कैलकुलेट करें, जबकि वो पद। तो ये हमने क्या देखा? अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए कहीं पे कि पदों की कुल संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालें। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? अधिकतम द्विपद गुणांक। द्विपद गुणांक हमें पता है क्या है? एनसीआर होता है। लेकिन इसमें से मैक्सिमम कौन सा होगा? तो इसके लिए हमें कुछ याद नहीं रखना, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मध्य पद का गुणांक होगा ना, मध्य पद का गुणांक होगा, वो पूरे प्रसार में क्या होगा? मैक्सिमम द्विपद गुणांक होगा। बस इतना ही याद रखना है। जैसे n अगर होता हमारा सम, तो हमें पता है मध्य पद हमारा क्या था? जैसे ही सम हुआ हमें 2 से डिवाइड करना है, डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो n/2 + 1। n/2 + 1 हमारा क्या होगा? मध्य पद होगा। वो व्यापक पद हमें पता है क्या था हमारा? tr + 1 ncr इंटू a⁻n−r इंटू x⁻r। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? n/2 + 1 की पद की बात कर रहे हैं, है ना? तो n/2 + 1 पद क्या हो जाएगा? r बराबर क्या रख देंगे इसमें? n/2 रख देंगे, तो t n/2 + 1 nc n/2, ये जितना आना है उतना आ जाएगा। लेकिन हम तो किसकी बात कर रहे हैं? द्विपद गुणांक की बात कर रहे हैं। तो मध्य पद का द्विपद गुणांक क्या होगा? nc n/2 हो गया। तो इस पूरे प्रसार में अगर n सम हुआ तो जो अधिकतम गुणांक होगा द्विपद गुणांक, वो क्या होने वाला है? nc n/2 होने वाला। ठीक है, इसी प्रकार अगर n हमारा क्या होता? विषम होता, तो हमारे पास क्या होते? दो मध्य पद होते, n+1/2, n+1/2 + 1। तो tr + 1 हमें पता है क्या होता है? ncr, a की पावर आ जाएगी x, है ना? अब हमें तो क्या चाहिए? मध्य पद चाहिए, है ना? मध्य पद के लिए हमें कौन सा चाहिए? n+1/2 पद चाहिए। तो हम क्या करेंगे? r + 1 बराबर क्या रख देंगे? n+1/2 रख देंगे। यहाँ से r बराबर क्या आ जाएगा? r बराबर हमारा आ जाएगा n-1/2। तो हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? गुणांक क्या हो जाएगा? nc n-1। इसी प्रकार दूसरा पद हमारा क्या है? n+1/2 + 1, इसको किसके बराबर रख देंगे? r + 1 के बराबर रख देंगे। तो r बराबर हम क्या रखेंगे? n+1/2 रखेंगे। तो गुणांक क्या आ जाएगा? ncr बराबर nc n+1/2। ये दोनों क्या है? अब हमें ये नहीं देखना है कि दो गुणांक आ गए तो मैक्सिमम दो कैसे हो सकते हैं, नहीं, ये दोनों क्या है? सेम ही है। ध्यान से अगर हम देखेंगे, अगर हम अप्लाई करें NCR बराबर NC n-r, तो एक से दूसरा आ जाएगा। जैसे इसको अगर हम रखें NC n+1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? NC n-1/2। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा n-1/2, जो कि ये, ठीक है। तो जब हमारा क्या होगा? विषम होगा, तो उसमें दो पद आएंगे, लेकिन अगर हम देखेंगे तो इनके गुणांक दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी प्रकार n अगर सम हुआ तो nc n/2 हो जाएगा। कुल मिला के मेन ये चीज़ है कि अगर मध्य पद का जो गुणांक होगा वही क्या होगा? पूरे प्रसार में महत्तम
अधिकतम द्विपद गुणांक होगा। इतना याद रखना है ना। और TR+1 में हम क्या है, इसमें R की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या है, R+1 पद है, हमें चाहिए n/2 + 1वां पद, तो R बराबर क्या रख देंगे, n/2 रख देंगे। जैसे ही n/2 रखेंगे NC n/2 में तम द्विपद गुणांक आ जाएगा। इसी प्रकार विषम के लिए देख लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। तो हमने देख लिया है कि a + x⁴n बराबर क्या होता है, समेशन r बराबर 0 से n NCr a⁻n-r और x⁴। इसमें जो ये लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, व्यापक पद है। कौन सा, TR+1वां पद है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसमें क्या माना था, a को हमने कांस्टेंट माना था, x को हमने चर माना था और n को हमने प्राकृत संख्या मानी थी। इसमें से NCr है वो हमारा क्या कहलाता है, द्विपद गुणांक कहलाता है। लेकिन अगर हम इसको इसके साथ कांस्टेंट को भी ले लें तो ये क्या हो जाएगा, x⁴r का गुणांक। ठीक है, इसके अलावा समेशन है हमें कि एक तो देखना था कि r क्या होना चाहिए, 0 से n होना चाहिए, और जिसकी घात r वो हमारा क्या बनेगा, x, और एक की टर्म क्या होनी चाहिए, NCr होना चाहिए, और एक कांस्टेंट की पावर n-r होना चाहिए। तो और एक हमने क्या देखा था कि जो मिस होगा उसको हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर हमें दे दिया जाए समेशन -1r NCr और 2 की पावर, ये किसके बराबर होगा, हमें इसको कन्वर्ट कर। ठीक है, और r बराबर हमारा क्या है, 0 से लेके, तो हमने क्या बोला था, r बराबर 0 से n है हमारा, NCr है, और पावर r वाले पद भी हैं, लेकिन a⁻n-r वाला पद क्या है, मिस है। तो इसका मतलब a बराबर हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। देखो पहले तो इसमें क्या हुआ, r वाली पदों को हमें क्या करना पड़ेगा, एक जगह करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, -2 की पावर n r लिख सकते हैं, इंटू NCr लिख सकते हैं। तो अब हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, -2। क्यों, क्योंकि जिसकी घात r होती है उसे हम क्या लेते हैं, x लेते हैं। जो मिस है उसको 1 ले लेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a + x⁴n, a बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर -2 की पावर n। तो ये हो गया आपका -n। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर हमें कभी क्वेश्चन में दे दिया जाए एक एक्सप्रेशन की x + 1/x⁴ है, हमें पूछ लिया जाए कि x से स्वतंत्र पद बताओ, या फिर हमें पूछ लिया जाए क्या, अचर पद बताओ, यानी जिसमें क्या है, x⁴ 0 है, वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें TRth पद निकालना है। ठीक है, व्यापक पद लिख लेना है, TR+1 जो कि क्या हो जाएगा, NCr हो जाएगा। अब हम इसको क्या ले लेते हैं, a की जगह, और इसको x की जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कुछ ले लो। तो a की पावर क्या हो जाएगी, n-r, और x की पावर क्या हो जाएगी, r। n की जगह कितना है, 6, a की जगह क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं, n की जगह 6, x की जगह किसको ले रहे हैं, 1/x की पावर। अब हमें इसमें क्या करना है, x की सारी पावर को एक जगह कर लेना है, 6 - r ये है ही, यहाँ से क्या होगा, माइनस का r आ जाएगा। तो 6cr x⁴ 6 - 2r। अब हमें जो चाहिए वो कर देते हैं। हमें x की घात क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 6 - 2r को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो यहाँ से r बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब r की वैल्यू 3 आई है। अगर पद पूछें तो हमें पता है कौन सा पद है, TR+1वां पद है, यानी T4, यानी कौन सा पद, 4th पद जो होगा वो अचर पद होगा। अगर पूछ ले कितना होगा, तो इसमें r बराबर कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। तो 6c3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आगे कभी भी हमें x⁴r का क्या निकालना हो, गुणांक निकालना हो, तो हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, हम व्यापक पद निकालेंगे
उसमें x की बातें एक जगह कर देंगे और उनको पुट कर देंगे जो हमें डिजायर्ड है, जितनी घात हमें चाहिए। जैसे हमने 6 - 2r को अभी क्या पुट किया था 0, क्योंकि हम अचर पद की बात कर रहे थे, x से स्वतंत्र पद की बात कर रहे थे, या फिर x की पावर 0 वाले पद की बात कर रहे थे, तो इसलिए हमने वो किया। ठीक है, तो जो हमने क्वेश्चन देखा था वही हम एक बार दोबारा देखते हैं। तो हम इसका जनरल देख लेते हैं। कभी भी हमें पूछ लिया जाए कि x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1/x की पावर बीटा, सॉरी 1/x की पावर बीटा की पावर n में हमें पूछ लिया जाए कि x की पावर m पद, x की पावर m जिस पद में है वो पद कौन सा होगा। अगर ये हमें पूछ लिया जाए तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें व्यापक पद निकालना है। व्यापक पद हो जाएगा NCR x की पावर अल्फा, एक ही जगह इसकी पावर कितनी हो जाएगी n-1 हो जाएगी, और प्लस माइनस 1/x की पावर बीटा कितनी पावर कितनी हो जाएगी। अब हमें इसको क्या करना है, थोड़ा सा सोल्व करना है। ये तो हो जाएगा अल्फा इंटू n-r आ जाएगा, प्लस माइनस 1 को अलग ले लेते हैं, ये x की पावर ऊपर जाके माइनस बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, x की पावर एक जगह कर लेंगे, x की पावर यहाँ से आ गया अल्फा इंटू n-r, वहाँ से आ गया माइनस का बीटा। अब हमें जो चाहिए, जो घात है कितनी चाहिए, हमें m चाहिए, बराबर m रख देंगे, तो ये बन गया n अल्फा माइनस r कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ से हम देखें तो r की वैल्यू आ जाएगी n अल्फा माइनस m बट्टा में आ जाएगा अल्फा प्लस। तो ये आप चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो अपना क्या निकालो, प्रोसेस याद रखो। प्रोसेस कैसे याद रखना है, TR+1 निकालो, उसमें x की घात एक जगह कर दो और उसको किसके बराबर कर दो, जो हमें चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला अब देखो अभी हम देखते हैं अगला पद, जिसमें हमें क्या देखेंगे कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली की बात आ गई इस, अब हम NCR पे डिपेंड नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, पूरे पद की बात कर रहे हैं, जो कि क्या होगा न्यूमेरिकली, मतलब जिसका परिणाम क्या होगा, जब मैक्सिमम होगा। अभी हमने देखा था कि महत्तम द्विपद गुणांक, जिसमें हम सिर्फ किसकी बात कर रहे थे, द्विपद गुणांक NCR की बात कर रहे थे। यहाँ पे अब हम बात करेंगे पूरे पद की ही बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा a भी इंक्लूड होगा और x भी इंक्लूड होगा। तो इसमें हम प्रोसेस याद रखना है, उसके अलावा लास्ट में हम फॉर्मूला भी निकालेंगे, अगर याद रह गया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हम क्या है, हम मान लेते हैं यहाँ पे, हम पहली बात तो हमारा डाउट क्लियर हो गया कि हम द्विपद गुणांक की बात नहीं कर रहे, हम पूरे गुणांक का मान, पूरे पद का मान क्या हो, अधिकतम हो। हम बात कर रहे हैं पूरे पद की, जिसमें हमारा NCR भी होगा, a की पावर n-r भी होगा, और जिसमें x की पावर r भी होगा। हम बात कर रहे हैं पूरे पद की। अब हम मान लेते हैं कोई भी कि TR+1वां पद है, जो कि हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट टर्म है। हम बात करें न्यूमेरिकली, मतलब हम क्या लेंगे, मापांक लेंगे, प्लस माइनस चिन्ह का कोई झमेला नहीं है। अगर कोई पद मैक्सिमम है तो वो अपने आसपास वाले पदों से भी बड़ा होगा, है ना। जैसे फोर्थ पद अगर बड़ा है तो वो थर्ड पद से भी बड़ा होगा, और इससे जो बड़ा पद है T5 उससे भी बड़ा होगा। इसका मतलब TR+1 का मापांक क्या होगा, बड़ा होगा। किससे, इससे छोटे वाले पद से, छोटा पद कौन है, TR, और इससे किससे छोटा होगा, इससे बड़े वाले से होगा। अगर कोई पद बड़ा है तो अपने आसपास के दोनों पदों से, ये छोटा कर दिए, दोनों पदों से क्या होगा, बड़ा होगा। अब हम इसमें से एक एक को उठा लेते हैं। जैसे पहला उठा लेते हैं कि TR क्या होगा, छोटा होगा किससे, TR+1 से। अब हमें व्यापक पद निकालना आता है ना, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, TR+1 डिवाइडेड में TR क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, TR+1 हमें निकालना था, मापांक को एक जगह भी लिख सकते हैं। TR+1 हमें पता है क्या होता है, NCR,
अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ए प्लस एक्स की पावर एन वाले की, स्टैंडर्ड वाले की बात कर रहे हैं। तो ए की पावर एन माइनस आर आ जाएगा, एक्स की पावर आर आ जाएगा। जब हम टी आर की बात कर रहे हैं तो आर की जब आर प्लस वन था तो आर, अब आर चाहिए तो आर की जगह क्या रख देंगे, आर माइनस वन रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, एन सी आर माइनस वन, और ए की पावर क्या आ जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन, और एक्स की पावर आर माइनस वन। ये पूरा क्या होगा, वन से बड़ा होगा। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सोल्व करें, ए की और एक्स की कुछ पावरें कट हो जाएंगी, हमारे क्या पास क्या बचेगा, ऊपर एन सी आर बचेगा, इंटू क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, एन सी आर माइनस वन बचेगा, और इंटू ए बचेगा। और ये पूरा क्या है, वन से बड़ा है, बड़ा है। अब देखो, अब यहाँ पे एन सी आर की प्रॉपर्टी काम आएगी, ठीक है। दोनों में एन क्या है, सेम है, इनका अंतर क्या है, वन है। तो बड़ा दोनों कहाँ जाएंगे, अपोजिट साइड। अब यहाँ पे आर क्या है, बड़ा है, तो बड़े वाले से आर ले लेंगे, छोटे वाले से दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। अब अगर याद हो तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि आर हमारा क्या रहने वाला है, 0 से एन के बीच में रहने वाला है ना। या हम बोलें कि एन हमेशा क्या रहेगा, आर से बड़ा रहेगा। एन माइनस आर जो है वो 0 से बड़ा रहेगा, तो एन माइनस आर प्लस वन है वो 1 से बड़ा रहेगा। और आर हम 0 से बड़ा ले ही रहे हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब एन सी आर डिवाइडेड बाई एन सी, एन माइनस आर आपकी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये मापांक से क्या होगी, बाहर आ जाएगी। तो जैसे ये बाहर आएगी हमारे पास क्या आएगा, एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर, मापांक में क्या बचेगा, एक्स बटा ए, पूरा क्या होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एन प्लस वन इंटू मापांक एक्स बटा ए एक तरफ रखेंगे, दूसरी साइड क्या होगा, आर चला जाएगा, और उधर से क्या आ जाएगा, आर इंटू मापांक एक्स प्लस ए आ जाएगा। या फिर एक्स प्लस ए ना रख के हम एक्स प्लस ए से क्या करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको इधर ले जाते हैं, हमारे पास क्या बचेगा, एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, मापांक ऑफ ए बटा एक्स, यहाँ से आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन बड़ा होना चाहिए आर इंटू ए बटा एक्स से। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा कि आर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस ए बटा एक्स। ये वो फाइनल क्या है, हमारा रिजल्ट निकल के आया। अब ये इसमें जैसे ही वैल्यू पुट रखेंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी वो उससे छोटा, और साथ में हम ये कंडीशन लगा देंगे, हमें पता है कि आर हमारे क्या है, एक होल नंबर होती है। अगर इसको हम जैसे आर आ गया लेस देन 2.5, तो 2.5 से छोटी होल नंबर क्या हो जाएगी, 2, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि आर क्या हो जाएगा, इसके पूरे का क्या हो जाएगा, महत्तम पूर्णांक ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे, महत्तम पूर्णांक। अब ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फंक्शन है। ये हमारा क्या हो गया, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो गया, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। सबसे पहले हमें प्रोसेस याद रखना है, अगर ज़रूरत पड़ेगी, याद नहीं रहा तो हम प्रोसेस निकाल लेंगे। प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि हमने माना था कि टी आर प्लस वन वहाँ पद है वो ग्रेटेस्ट टर्म है, न्यूमेरिकली है, तो मापांक लेना पड़ेगा। ऐसा है तो अपने आसपास के दोनों पदों से क्या आएगा, बड़ा आएगा। अभी हमने क्या लिया था, ये वाली अस्मिका ली थी, आप चाहो तो ये वाली भी ले सकते हो, आंसर सेम ही निकल के आएगा। जैसे ही हमने लिखा तो हमें पता है टी आर प्लस वन बराबर क्या होता है, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर एक्स की पावर आर। तो अगर आर चाहिए तो आर के लिए हम क्या करेंगे, इसमें शिफ्ट कर देंगे आर को, किससे, आर माइनस वन से। जैसे ही आर बराबर आर माइनस वन रखेंगे ये आर बन जाएगा, आर ही वहीं पर चाहिए तो ये टी आर माइनस वन बन जाएगा, ये ए की पावर एन माइनस आर प्लस वन बन जाएगा, और एक्स की पावर आर माइनस वन हो जाएगा। जैसे इन दोनों को सोल्व करेंगे, एनसीआर की एक प्रॉपर्टी यूज होगी, एनसीआर बटा एनसीआर माइनस वन। हमें हमारी कंडीशन चेक करनी है, दोनों जगह एन सेम है, दोनों में अंतर वन है। बड़ा कौन है, ये, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। बड़े वाले से तो आर आएगा, छोटे वाले से दोनों का डिफरेंस आएगा।
ये वाला यूज करना है और फाइनली हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। याद रहे तो और ही बढ़िया है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, महत्तम पूर्णांक फंक्शन n+1 1 मापांक ऑफ a बटा x। ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला हमारा टॉपिक क्या है, द्विपद गुणांक। द्विपद गुणांक हमें पता है कौन से, एनसीआर की बात हो रही है, जिसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें पहले ही देख चुके हैं कि सभी द्विपद गुणांकों का योग हमने देख लिया था, जो कि क्या था 2 की पावर n। फिर हमने सम वाले और विषम वालों का योग देख लिया था, दोनों का योग क्या आता है, बराबर होता है, और जो कि कितना होने वाला है 2 की पावर n-1। ठीक है, ये तो था कि जब एक एक द्विपद गुणांक। अब क्वेश्चन में अगर हमें कभी ऐसा दिख जाए कि कभी द्विपद गुणांकों का स्क्वायर दिख जाए या फिर दो दो द्विपद गुणांकों का योग दिख जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना, इसका क्या है एक प्रोसीजर है, वो हमें याद रखना है, जिससे सबका गुणांक आ जाएगा। एक ही अपने प्रोसीजर से सबका गुणांक हम निकाल सकते हैं। तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हमें 1 + x की पावर n का एक्सप्रेशन लिख लेना है, nc0 nc1x, क्योंकि a बराबर तो 1 हो गया, nc2x², लास्ट पद आ जाएगा ncn x की पावर n। अब क्या करना है हमें कि सेम ही दोबारा लिखना है, बस इन दोनों पद को क्या कर देना है, आपस में इंटरचेंज कर देना है। जैसे a + x का किया तो अब x + a का करेंगे, तो x+1 की पावर n करेंगे, तो अब a की जगह कौन आ गया, x, और x की जगह कौन आ गया 1, तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा nc0 a की पावर n, तो x की पावर n, nc1 a की पावर n-1, फिर nc2 a की पावर n-2, लास्ट पद क्या आ जाएगा ncn। पहला स्टेप है कि 1 + x की पावर n का एक्सप्रेशन लिखना है, फिर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करके x+1 की पावर n का एक्सप्रेशन लिखना है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें अनेक टाइप के पद आएंगे। जैसे कुछ पद आ जाएंगे जब c0 से मल्टीप्लाई होगा तो c0² वाले, c1² c2² वाले। कुछ पद क्या होंगे, c0 c1 से मल्टीप्लाई होगा तो c0 c1 c1 c2 ऐसे पद आएंगे। कुछ क्या होगा जब c0 c2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c0 c2, तो जो हमें चाहिएगा वो हम निकाल लें। तो सारे पद इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे इधर क्या बनेगा 1 + x की पावर n, x+1 की पावर n, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 1 + x की पावर 1। ठीक है, तो इस साइड अब क्या आएगा हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। मल्टीप्लीकेशन आएगा जैसे सबसे पहले c0 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, c0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या पद आएगा x की पावर n, c1 से मल्टीप्लाई होगा x की पावर n, तो एक तो क्या आएगा हमारा x की पावर n का पद आएगा। कब आएगा जब दोनों खुद से मल्टीप्लाई होंगे, खुद से मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार एक क्या आएगा हमारे पास x की पावर n-1 का पद आएगा। n-1 का पद कब आएगा जब c0 c1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा c0 c1। इसी प्रकार फिर c1 मल्टीप्लाई होगा किससे, c2 से, c2 किससे मल्टीप्लाई होगा c3 से। तो ऐसे हमारे पास पद अनेक पद इसमें आने वाले। अब हमें कोई पूछ ले कि c0 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर चाहिए, तो हमें पता चल गया कि ये क्या है x की पावर n का गुणांक है। तो अब हम x की पावर n का गुणांक इन मल्टीप्लिकेशन में नया निकाल के हम किसके में निकालेंगे 1 + x की पावर 2n में। 1 + x की पावर 2n में x की पावर n का गुणांक अब हमें निकालना पड़ेगा। गुणांक निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, कैसे कि क्या निकालो व्यापक पद, तो 2n CR x की पावर क्या आ जाएगा r। अब x की पावर n का गुणांक चाहिए तो r बराबर क्या रख देंगे n रख देंगे, तो गुणांक क्या आ जाएगा 2nCn आ जाएगा। इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा c0 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा 2nCn के बराबर। इसी प्रकार अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि c0 c1 c1 c2 चाहिए तो हम किसका गुणांक निकाल लेंगे x की पावर n-1 का गुणांक, किस में 1 + x की पावर 2n में। अब हमें इसमें याद रखने के लिए हम ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे दोनों एक्सप्रेशन में हम देख लेंगे। जैसे c0 c1 चाहिए है ना, तो c0 यहाँ से उठाया nc0 आ गया, c1 उठाया यहाँ से, तो x की पावर क्या बनी वो देख लो, x की पावर दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बनी
एक्स की पावर n माइनस वन। इसका मतलब ये सारे किसके गुणांक हैं, एक्स की पावर n माइनस वन के गुणांक है। इसी प्रकार अगर हमें पूछा होता C1 C3 C2 कितना हो जाएगा, C2 C4 C3 C5 ये पूछा होता, तो हमें क्या करना है, इधर से C1 उठाओ तो क्या आ गया NC1 इंटू एक्स, इधर से क्या उठाओ C4, तो इधर से जैसे ही C4 उठाएंगे NC4 इंटू एक्स की पावर आ जाएगा n माइनस फोर। तो अब इन दोनों में देख लो एक्स की पावर क्या बन रही है, तो एक्स की पावर बन गई n माइनस थ्री। तो इसका मतलब ये किसके गुणांक है, एक्स की पावर n माइनस थ्री के गुणांक है, किस में, 1 प्लस एक्स की पावर 2n के प्रसार। तो ये प्रोसेस हमें याद रखना है। हमें सबसे पहले 1 प्लस एक्स की पावर n को लिख लेने, फिर सेम एक्सप्रेशन लिखने है x प्लस 1 की पावर n, जिसमें हम a बराबर x लेंगे। फिर हमें देख लेना है कि जो हमें पूछ रखा है उससे हमें x की पावर क्या बन रही है, तो उसी का गुणांक हम किस में निकाल लेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर 2n में निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो जब है जब हमें क्या दिया हो, सिर्फ सबके बीच में प्लस। इन केस हमें दे दिया जाए अल्टरनेट, जैसे अभी हमने देखा था C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, लेकिन C0 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस C3 स्क्वायर, यानी प्लस माइनस हमें क्या मिल जाए, अल्टरनेट तरीके से मिल जाए। तो उसमें बस थोड़ा सा हमें चेंज करना है, हम जो x प्लस वन 1 प्लस एक्स ले रहे थे, हमें कुछ नहीं करना, हम क्या ले लेंगे, 1 प्लस एक्स तो हमें लेना ही लेना है, जिसमें कोई हमें डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसमें जब x प्लस वन लिया था, यहाँ पे x प्लस वन ना लेके x माइनस वन ले लेंगे, जिससे हमारे पास क्या होगा, अल्टरनेट तरीके से एक माइनस आ जाएगा। अच्छा ये सॉरी, तो ये हम क्या करेंगे, x माइनस वन ले लेंगे, तो NC0 x की पावर n माइनस NC1 x की पावर n माइनस वन प्लस NC2 x की पावर n माइनस टू, चलता जाएगा, लास्ट पद आ जाएगा माइनस वन की पावर n NCn आ जाएगा। अब देखो, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो x प्लस वन एक्स माइनस वन क्या बन गया, एक्स स्क्र माइनस वन की पावर n बन गया। अब की बार 1 प्लस एक्स की पावर 2n नहीं बनेगा। अब हमें जो चाहिए वो हम यहाँ से देखेंगे, हमें क्या चाहिए, C0 का स्क्वायर चाहिए। C0 का स्क्वायर कब आएगा, जब हम C0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C0 से। तो यहाँ से तो NC0 ही है, यहाँ से क्या बनेगा, NC0 इंटू एक्स की पावर n, क्या बन गया, NC0 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n। इसका मतलब ये क्या है, एक्स की पावर n का गुणांक है। तो एक्स की पावर n का गुणांक किस में, इसमें। तो सबसे पहले इसका व्यापक पद निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स की पावर दो की पावर n माइनस वन इंटू माइनस वन की पावर r। तो एक्स की पावर क्या आ गई, 2n माइनस टू आर, इसको किसके बराबर कर देंगे, n के बराबर कर देंगे, तो r बराबर क्या आ जाएगा, n बाई टू आ जाएगा। ये वैल्यू जैसे इसमें रखेंगे हमारा क्या आ जाएगा, गुणांक आ जाएगा। सेम ही प्रोसेस है, बस चेंज कहाँ है कि अल्टरनेट अगर माइनस चाहिए प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या लेंगे, x प्लस वन ना लेके x माइनस वन ले लेंगे, तो हमारा वो अल्टरनेट वाला भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे द्विपद गुणांक। तो एक तो हमारा नॉर्मल वाला था कि सभी द्विपद गुणांकों का क्या हो, योग हो, तो ये तो हमारा आसान है। लेकिन एक हमें दे दिया जाए कि द्विपद गुणांक किस में हो, मल्टीप्लाई में, चाहे अल्टरनेट में आ जाए या फिर दो द्विपद गुणांकों का योग आ जाए। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, प्रोसीजर याद रखना है। हमें सबसे पहले 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार लिख लेना है, फिर x प्लस वन की पावर n का प्रसार लिख लेना है, फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इधर तो क्या बन जाएगा 2n, इधर क्या बनेंगे, मल्टीपल पद। अब हम देख लेंगे जो गुणांक हमें चाहिए वो x की किस घात का गुणांक है, किस घात का गुणांक है, उसी x की घात का गुणांक अब हम इसमें क्या निकालेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर 2n में निकालेंगे। कैसे, व्यापक पद निकाल के, व्यापक पद निकाल के हमें गुणांक निकालना आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
एक थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है। इससे आगे और भी थ्योरी है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इतने पोर्शन पे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जेईई मेन 2023 में, वो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या क्या देख लिया, हमने इसका प्रसार देख लिया, हमने द्विपद गुणांक देख लिए, हमने मध्य पद निकालने देख लिए, मध्य पद से हमने मैक्सिमम द्विपद गुणांक देख लिए, हमने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देख ली, मेन हमने ये देख लिया। दूसरा हमें एनसीआर की प्रॉपर्टी याद रखनी है। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन बराबर कितना था, एन प्लस वन सी आर। यहीं पे ये चीज़ें किस में आ जाएं, डिवाइड में। तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। इनका डिफरेंस कहाँ चला जाएगा, इधर ऊपर। इसके अलावा एन सी आर बराबर क्या था, एन बटा आर एन माइनस वन सी आर माइनस। अब हम इनके बेसिस पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये एक व्यंजक है, उसका हमें द्विपद प्रसार करना है। उसमें क्या पूछ रखा है, प्रथम 50 पदों के गुणांकों का हमें योग पूछ रखा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने देखा था कभी भी हमें गुणांकों का योग वगैरह चाहिए तो x बराबर 1 या -1 रखना है, जो हमें जैसे हमें रिक्वायरमेंट हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका प्रसार कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स की पावर 100 बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100c0 माइनस 100c1 इंटू एक्स प्लस 100c2 एक्स स्क्र माइनस 100c3 एक्स क्यूब, से चलता जाएगा और लास्ट कहाँ तक जाएगा, 100c100 और 100 सब में तो +1 हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर क्या आ जाएगा आपका 100 आ। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, गुणांकों का योग। तो सबसे पहले तो x बराबर क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। अब देखो गुणांकों का योग चाहिए, यहाँ पे गुणांक कौन है, 100c0, यहाँ पे गुणांक कौन है -100c1, यहाँ पे गुणांक कौन है 100c2। ऐसे करके कहाँ तक, सिर्फ 50 पदों का। 50 पदों का मतलब हो गया 100c49 तक का ही हमें चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें प्रथम 50 पद तो r कहाँ तक जाएगा, 49 तक ही चाहिए। ये हम मान लेते हैं क्या है, हमें ये चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें x को हटाना पड़ेगा। तो x बराबर क्या रख देते हैं 1 रख देते हैं, है ना। ऐसे x बराबर 1 रखेंगे, इधर तो 0 हो गया। अब 100c0 से 49 तक वाले क्या हो गए, a हो गए। इसके बाद कौन बचा, 100c50, फिर 100c51, 100c52, ऐसे लेके कहाँ तक 100c100 तक बच गए। अब ये तो 0 ही है, अगले पेज पे चलते हैं। ये हमारा 0 ही है ये हमारा k है। 100c50 हमारा 100c50 है। 100c उसको 41 को हम क्या लिख सकते हैं, 51 को हम लिख सकते हैं 100c49। 52 को क्या लिख सकते हैं 100c48, 100c47, 100 को क्या लिख देंगे 100c0। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा वापिस क्या बन गया, a बन गया, 100c0, फिर 100c1 से लेके -100c49 तक के गुणांकों का योग। तो ये हमारा वापिस क्या बन गया, k बन गया। हमारा क्या बन गया 2k प्लस 100c50 बराबर 0। यहाँ से k बराबर क्या बन गया 1/2, वो भी किसका, माइनस का 100c50। लेकिन अब हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें, कहीं भी 1/2 नहीं है, तो 1/2 को हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी 100c50 भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें हिंट मिल रहा है 19c49, 19c49। तो हम यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एनसीआर बराबर n/r n-1 जैसे ये करेंगे तो 100c50 हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 99c49 में, जिससे हमारा इनमें से कोई एक आंसर बन जाएगा। तो k बराबर -1/2 तो है ही, यहाँ से क्या आ जाएगा 100/50, यह बन जाएगा 99c49, ये कट गया -99c49। बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर।
तो जब भी हमें गुणांकों का योग निकालना हो, सबसे पहले तो x को हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। दूसरा हमने यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी काम ली, NCR बराबर क्या होता है, NC n माइनस आर होता है, ये प्रॉपर्टी काम ली। और तीसरी हमने क्या प्रॉपर्टी काम ली, NCR बराबर ये वाली। तो NCR की जो हमने 4-5 प्रॉपर्टी देखी थी वो हमारे द्विपद प्रमेय में बहुत काम आने वाली है।